श्री राम स्टूडेंट तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हाइड्रोकार्बन चैप्टर 11th क्लास। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके फाइनल एग्ज़ाम जो 11th क्लास का स्कूल के अंदर आपको जो फाइनल एग्ज़ाम होना है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं थ्योरी क्वेश्चंस, मतलब थ्योरी के बेस्ड के ऊपर कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर बात करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस। फिर करेंगे कुछ टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ टेस्ट होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन कर। अब मेरे पास जो पहला थ्योरी मार्क क्वेश्चन है उसके अंदर है हमारे पास व्हाट इज मार्कोनिक रूल, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो हमें बताना है एंटी मार्कोनिक रूल क्या होता है और उसको उदाहरण सहित एक्सप्लेन करना है। तो चलिए इसको करते हैं। अब एंटी मार्कोनिक रूल सॉरी जो मार्कोनिक रूल की बात कर रहे हैं, जो मार्कोनिक रूल है उसके अंदर हमें बताता है कि हमारे पास कोई अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। जैसे मान लो इस तरह की एल्कीन है, ठीक है, ये अनसिमेट्रिकल है। और ये जो हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है इसके अंदर आपने कोई भी अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है, जैसे मान लो मैं बात करता हूँ HCl की। मान लो जैसे मेरे पास HCl एक अटैकिंग रिएजेंट है। अब HCl में हमारे पास Cl क्या होता है, नेगेटिव, और H क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जो हमारे पास जो HCl होता है ना वो Cl नेगेटिव H पॉजिटिव में होता है। अब अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक, जो मार्कोनिक हमें क्या कहता है, वो कहता है जो हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट होगा, जो जैसे मान लो HCl अटैकिंग रिएजेंट है, इसमें जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ना, जैसे मान लो इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इधर 1 है और इधर क्या है 3, इस तरह से ये कंपाउंड है, क्या है, प्रोपीन है। अब प्रोपीन के अंदर अगर आपने HCl का एडिशन करना है तो जो नेगेटिव पार्ट है या पॉजिटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट गोज टू द विच कार्बन विच हैव अ लार्ज नंबर, जिसके पास ज़्यादा हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन एटम है। एंड नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड अनसिमेट्रिकल विच हैव अ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देख सकते हैं जो टर्मिनल वाला है इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है। तो जो हमारे पास पॉजिटिव पार्ट वहाँ पे जाएगा जहाँ पे मोर हाइड्रोजन है, और नेगेटिव पार्ट वहाँ पे जाएगा जहाँ पे लेस हाइड्रोजन है। इस तरह से हमारे पास एडिशन होती है कोई भी अटैकिंग रिएजेंट की अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल। इसे हम मार्कोनिक रूल बोलते हैं। इसको अगर वर्डिंग में लिखना हो तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन द एडिशन ऑफ एनी अटैकिंग रिएजेंट एंड द अटैकिंग रिएजेंट ऑफ एनी the negative part of attacking reagent goes to the which carbon atom which have a less number of hydrogen atom, and the positive part goes to the which carbon atom which have a more number of hydrogen atom. It is called this is called मार्कोनिक रूल। तो इसी को मार्कोनिक रूल बोलते हैं। मैंने एग्जांपल की हेल्प से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, ये वाला CH3, इसके साथ CH, इधर Cl लग जाएगा और इधर क्या बनेगा, CH3 बन जाएगा। इसी को हम बोलते हैं क्या, मार्कोनिक रूल। इस रूल के मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। जैसे ये वाला जो मार्कोनिक रूल है, जो हमारे पास मार्कोनिक रूल है, ये फॉलो करता है कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। क्या फॉलो करता है, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म फॉलो करता है, मतलब जिसके अंदर कार्बोकेटाइन बनेंगे वो वाला मैकेनिज्म फॉलो करता है। सेकंड, जो इसके अंदर स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वो होगा 3, 2, 1, मतलब ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है तो वो रिएक्शन सबसे ज़्यादा फास्ट होगी, सबसे ज़्यादा क्या होगी, फास्ट होगी, ठीक है। और थर्ड क्या है, अगर कार्बोकेटाइन बन रहे हैं तो इसके अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। क्या है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो अगर आपको मान लो जैसे आपने कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेनी है, उसके अंदर आपने क्या है, कोई भी अटैकिंग एजेंट का एडिशन कराना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, ठीक है। तो एग्जांपल के अंदर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इसकी। तो एग्जांपल में जैसे मैं बात कर रहा हूँ जिसमें HBr है और प्लस मैंने एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर मान लो इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होते हैं, तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। अब मेरे पास जो ये कार्बोकेटाइन बन रहा है ये 2 डिग्री है, ठीक है। क्या 2 डिग्री से 3 डिग्री बन सकता है, यस, 2 डिग्री से 3 डिग्री बन सकता है। कैसे, जहाँ पे जो ये हाइड्रोजन अटैच है ना, जिसको मैं अगर इससे लिखूँ तो ये हाइड्रोजन से शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होता है तो मेरे पास ये वाला इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। और इधर तो हमारे पास नेगेटिव के साथ ये H पॉजिटिव चला ही जाएगा, तो इधर CH3 बन गया, ये इधर CH2 आ गया, इधर पॉजिटिव, इधर ये CH3 है और इधर भी CH3 है।
अब इस कार्बन पर पॉजिटिव है, अब इस कार्बन पर आके हमारे पास क्या है, बी आर नेगेटिव अटैच हो जाएगा। क्या, बी आर नेगेटिव इधर आके अटैच हो जाएगा। दैट मीन्स इसके अंदर रीअरेंजमेंट हो गया। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी ये आपको ध्यान से करना होगा जो एच बी आर का एडिशन करते हैं या कोई भी एच सी एल का एडिशन करते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल। मार्कोनी रूल तभी लगा लेना जब रीअरेंजमेंट ना होता हो। ठीक है, अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो मार्कोनी रूल वहाँ पे फेल कर जाता है। फिर मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पेरोक्साइड इफेक्ट। तो पेरोक्साइड इफेक्ट क्या है? पेरोक्साइड इफेक्ट को ही हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिक रूल, या हम बोल देते हैं एंटी एम रूल। क्या, एंटी मार्कोनिक रूल। अब पेरोक्साइड इफेक्ट दैट मीन्स एंटी मार्कोनिक रूल, या इसका एक नाम और होता है खराश इफेक्ट। ठीक है, इसके अंदर हम सेम ही चीज लेते हैं, हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं। जैसे मान लो मैंने अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले ली है, अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर मैंने एच बी आर का एडिशन करना है। किसका, एच बी आर का एडिशन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। इसके अंदर आप कोई भी पेरोक्साइड यूज करोगे, याद रखना पेरोक्साइड इफेक्ट के अंदर हम पेरोक्साइड या एंटी मार्कोनिक रूल के अंदर हम क्या यूज करते हैं, पेरोक्साइड एक रिएजेंट यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट, और प्लस हम यूज करते हैं एच बी आर। एच बी आर प्लस पेरोक्साइड अगर हमारे पास रिएक्शन में प्रेजेंट है दैट मीन्स वो फॉलो करता है हमारे पास, अगर ये दोनों प्रेजेंट है दैट मीन फॉलो करेंगे कौन सा, एंटी मार्कोनिक रूल। ये आपने दिमाग में ही रखना है। अब इसमें प्रोडक्ट कैसे बनता है, जस्ट मार्कोनिक के उल्ट। मतलब इसके अंदर जो मान लो जो H है ना वो इधर जहाँ ये जो H एटम है ये पॉजिटिव वाला मान लो, ठीक है, ये नेगेटिव वाला मान लो, सपोज कर लो, बस होता नहीं है इसके अंदर ऐसा। पॉजिटिव वाला वहाँ पे जाएगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और नेगेटिव वाला वहाँ पे जाएगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो इसके अंदर ये वाला प्रोडक्ट बनने वाला है CH3 CH2 CH2, और इसके साथ क्या अटैच हो गया, Br। तो इसके अंदर ये वाला प्रोडक्ट बनने वाला है 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक तो ये फॉलो करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। सेकंड, इसके अंदर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं होती, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, और स्टेबिलिटी ही होती है 3-2-1। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी मतलब सबसे ज़्यादा जो इंटरमीडिएट बनेगा वो 3 डिग्री बनेगा, फिर 2 डिग्री स्टेबल है, फिर 1 डिग्री स्टेबल है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। बट आप इसको लिखोगे कैसे, इसमें आपने लिखना है इन अनसिमेट्रिक एल्केन द एडिशन ऑफ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड the hydrogen goes to the which carbon atom of double bond which have less number of hydrogen, and the Br goes to the which carbon atom which have more number of hydrogen atom। ये इस तरह से आपने इसको लिखना है, ये एग्जांपल बता देना एक। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मेरे पास, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी कंपाउंड टू शो एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो आपको बतानी है। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है सभी को पता होनी चाहिए। फर्स्ट है कॉन्जुगेशन, क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मस्ट है। कॉन्जुगेशन कौन सा हो सकता है, पाई सिग्मा पाई हो सकता है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, या पाई सिग्मा लोन पेयर। इस तरह के कोई भी कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए किसके अंदर, कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर जो या कंपाउंड के अंदर जो एरोमेटिसिटी शो करता है। सेकेंड है मेरे पास क्या, प्लेनैरिटी। ठीक है, प्लेनरिटी मतलब उसके अंदर जो कंपाउंड है वो प्लेनर होना चाहिए। हम बोल सकते हैं कंपाउंड क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। दैट मीन उसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास लगभग क्या होनी चाहिए, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होनी चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड है उसके अंदर 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, अब 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन की हम बोलते हैं हक्कल रूल। ठीक है, दैट मीन्स वो हक्कल रूल फॉलो करता होना चाहिए। तो इन तीनों को मिला के हम बोल सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड अगर कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेशन के अंदर है, और वो सेकंड प्लेनर है, थर्ड वो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स वो 4n + 2 पाई का इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, उसके पास या तो हो 2 इलेक्ट्रॉन हो पाई, ठीक है, या उसके पास हो मेरे पास या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, या 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। इन टाइप के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ बेंजीन। अब बेंजीन सबसे सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फिर बात करता हूँ मैं जैसे ये वाला कंपाउंड है, इधर पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, तो साइक्लोप्रोपाइलिन कैटाइन, ये भी क्या है, एरोमेटिक, क्योंकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम, जैसे मेरे पास ये वाला कंपाउंड दिया गया है,
अभी ये वाला कंपाउंड बताना है एरोमेटिक या नॉट एरोमेटिक। तो ये वाला कंपाउंड क्या है, इसके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है। तो ये हो गए कंडीशंस और इनकी एग्जांपल भी मैंने बता दी हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन क्या होती है? तो वुड्स रिएक्शन बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इन दिस रिएक्शन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम, ठीक है, इन दिस रिएक्शन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या है, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करती हैं सोडियम के साथ और वो फॉर्म कर लेती हैं हमारे पास क्या, एल्केन। क्या फॉर्म करती हैं, एल्केन फॉर्म कर लेती हैं। प्लस हमारे पास क्या निकलेगा, 2 मोल्स ऑफ NaX निकल जाएगा। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी एग्जांपल जैसे मान लो आर की जगह CH3CH2 हो, और इधर Cl है प्लस 2 Na प्लस इसमें X CH2CH3 है। तो इन दोनों को, यहाँ पे Cl है, इन दोनों को आपने अलग कर देना है, बाकी सबको क्या है, जोड़ देना है। तो CH3 CH2 CH2 CH3 हो गया, प्लस क्या निकल जाएगा, NaCl। तो ये सिंपल वुड्स रिएक्शन उसकी एग्जांपल है। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन में ये है, अगर जो हमारे पास ये R ग्रुप होते हैं साइड वाले, अगर ये डिफरेंट होना तो हमारे पास रिएक्शन के अंदर, अगर ये अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होना तो मेरे रिएक्शन के अंदर क्या है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं। तो वो वुड्स रिएक्शन की क्या लिमिटेशन है। इसलिए हम यहाँ पे सिमेट्रिकल ग्रुप लेके चलते हैं। अगर 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर, तो हमें बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं वुड्स रिएक्शन से। नेक्स्ट मेरे पास रिएक्शन है कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस। अब कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन क्या होती है, ये रिएक्शन भी सिंपल है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका सॉल्ट लेते हैं, ठीक है, पोटासियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, उसकी करवा देते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करा देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करा देते हैं। तो हमारे पास क्या है, इधर ये वाला ग्रुप अलग हो जाएगा, ये बनेगा CH4 प्लस बन जाएगा CO2, ठीक है, और ये अलग हो जाते हैं। ये रिएक्शन होती है वाटर एक्वा सोल्यूशन के अंदर। तो सिंपल यहाँ पे हमारे पास क्या बना, मीथेन। जितने कार्बन था उससे कम कार्बन वाला एल्केन आपको मिलने वाला है। तो ये इसकी सिंपल रिएक्शन होती है। इसके अंदर हमारे पास जो इधर ये मीथेन नहीं बनता, इधर ये जैसे मान लो मैं 2 मॉलिक्यूल इसके यूज़ करता हूँ, तो इधर ये 2 कार्बन वाला CH3 बनता है, क्या इथेन बनता है। अगर इधर हम 2 मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे तो 2 CH3 आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी को हम बोलते हैं कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करते हैं, हम कोई भी एसिड लेते हैं पोटासियम का या सोडियम का, उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या मीथेन बन जाता है। अब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है हमारे पास एनोड, ठीक है, और एक होता है हमारे पास क्या, कैथोड। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये इलेक्ट्रोड्स के ऊपर क्या रिएक्शन होती है। अब एनोड क्या होता है इधर पॉजिटिव, कैथोड क्या है नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर, ठीक है। तो एनोड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के पास नेगेटिव वाले आयन आ जाएंगे, मतलब ये वाले आयन आएंगे CH3CO नेगेटिव वाले, ठीक है। तो ये CH3 दो नेगेटिव आयन आएंगे, यहाँ से क्या है CO2 निकल जाएगी और CH3 रेडिकल बनेंगे, ठीक है, प्लस क्या है CO2 निकल जाएगी 2 मॉलिक्यूल्स। अब ये 2 CH3 रेडिकल होंगे ना, वो आपस में कंबाइन कर जाएंगे तो CH3 बना लेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल है। इधर क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना लेगा, H। अगर 2 हैं तो H2 बना लेंगे। ये इसकी सिंपल रिएक्शन होती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। आपने एक्सप्लेन करना है मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो इसमें मान लो मेरे पास ये बेंजीन है, ठीक है, नाइट्रेशन में हम यूज़ करते हैं एक तो HNO3, क्या HNO3 कंसनट्रेटेड, प्लस हम यूज़ करते हैं H2SO4, ये दोनों यूज़ करते हैं और हमारे पास क्या बनता है, नाइट्रो एल्केन बन जाता है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म की बात करते हैं तो इसके अंदर जो हमारे पास HNO है ना, HON डबल बॉन्ड O ऐसे होता है, ठीक है। इसके अंदर हम जैसे H2SO4 है, अब जो H2SO4 है उसका काम क्या है, H पॉजिटिव डोनेट करना, क्योंकि ये मोर एसिडिक है। अब H2SO4 इधर H पॉजिटिव डोनेट करेगा तो इधर वाले इसके पास ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड बनेगा N डबल बॉन्ड O सिंगल O H है, इसके साथ भी H है, ठीक है। ये कंपाउंड बन गया, इधर ये पॉजिटिव है।
अभी जैसे कंपाउंड में वाटर यहाँ से क्या नहीं वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, मेरे पास NO2 पॉजिटिव बन जाएगा। अब ये NO2 पॉजिटिव जाकर बेंजीन रिंग पर अटैक कर देगा, ठीक है। अब जैसे ये NO2 पॉजिटिव बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, जैसे मान लो ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर मान लो ये वाले इधर इलेक्ट्रॉन है, तो इनके ऊपर जाके मान लो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, तो ये नेगेटिव आया तो ये इधर जाके अटैक कर देगा, तो कुछ इस तरह से अटैच हो जाएगा NO2, ठीक है। और इधर पॉजिटिव आ गया, और इधर पॉजिटिव है, पॉजिटिव, इधर डबल, इधर डबल, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, फिर ये इधर जाएंगे, फिर यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव लेकर चला जाएगा। ये मैकेनिज्म मैंने कॉपी में लिखाया भी है और पैसे करवाया भी है, वो भी आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। तो ये इसका सिंपल मैकेनिज्म होता है। फिर मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट एसिटिलीन टू द एसिटल्डिहाइड। आपने क्या करना है, एसिटिलीन गैस जी होती है मेरे पास क्या, CH डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। ये एसिटिलीन गैस है, इसको कन्वर्ट करना है एसिटल्डिहाइड में, किसमें, CH3C डबल बॉन्ड OH, इसके अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे वो आपने सोचना है पहले, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है, तो इसके अंदर क्या करना है, एसिटिलीन गैस को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करना है, एसिटल्डिहाइड में। तो अभी ये रिएक्शन मैंने आपको करवा रखी है, ठीक है। तो ये सभी कन्वर्जन आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। यहाँ पे बस ओनली आपको पता होना चाहिए रिएजेंट क्या यूज़ करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कर लीजिएगा, ये सिंपल है, मैंने आपको बहुत बार करवा दी है। फिर मेरे पास नेक्स्ट रिएक्शन है, एक्सप्लेन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस क्या होती हैं, तो जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस हैं वो भी, जैसे मान लो मेरे पास बेंजीन रिंग है, ये 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है एल्काइलेशन, ठीक है, जिसके अंदर हम कोई भी एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं बेंजीन रिंग पे। इसमें हम यूज़ करते हैं AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 यूज़ करते हैं। तो इधर से ये पॉजिटिव वाला पार्ट, ये नेगेटिव, ये इसके साथ चला जाता है, ये बना लेता है AlCl4 नेगेटिव बना लेता है। अब AlCl जो 4 नेगेटिव है उस पर ये पॉजिटिव वाला अटैक करेगा, कहाँ पे, जो सिमिलर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो इस पर अटैक कर देगा, ठीक है। तो सिंपल ये वाला कंपाउंड बन जाता है इसमें CH3, और ये वाला इसकी क्या होगी, अल्काइलेशन, इसी को बोलते हैं हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। फिर एक होती है हमारे पास असाइलेशन। असाइलेशन में ये वाला रिएजेंट यूज़ करते हैं, CH3COCl यूज़ करते हैं, ठीक है। कंडीशन सेम है ऊपर वाली, बस यहाँ से क्या है, Cl निकल जाएगा AlCl4 के साथ, और जो हमारे पास ये वाला कंपाउंड इस पर क्या गया, पॉजिटिव आएगा, तो ये कुछ इस तरह से अटैच हो जाएगा बेंजीन रिंग पे, CH3 डबल बॉन्ड O। ये सिंपल रिएक्शन है, ये आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। फिर मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वाई वुड्स रिएक्शन इज नॉट प्रेफर टू प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, स्टेट यूर आंसर बाय टेकिंग वन एग्जांपल। तो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है कि जो वुड्स रिएक्शन है वो हमारे पास, जैसे हम अनसिमेट्रिकल अल्काइल रेड यूज़ करते हैं, जैसे मान लो ये 3 कार्बन वाला, ये 3 वाला है, ये 3 वाला, ये 2 वाला है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे मान लो मैं एक प्रोपेन लेता हूँ, एक मैं इथेन लेता हूँ, ठीक है, इन दोनों की आपस में रिएक्शन करवा देता हूँ, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसके अंदर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो ये लिमिटेशन है किसकी, वुड्स रिएक्शन की। ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ इसी टॉपिक लेक्चर के अंदर। फिर मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू, आप बेंजीन को इथाइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते, जैसे मान लो हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड इनटू बेंजीन। अच्छा, हमें पूछा गया है जो नीचे जो कंपाउंड दिए गए हैं उनको आप बेंजीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये भी सिंपल है, आप पहले ट्राई करके देखिए एक बार। जैसे मान लो मेरे पास क्या इथाइन है, अब इथाइन है, जैसे मान लो इथाइन की मैंने बताया था, आप रेड हॉट ट्यूब के अंदर 873 पर केल्विन पर अगर इसको हीटिंग पर रखते हैं तो वो डायरेक्ट बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। फिर मेरे पास क्या है, इथीन। अब ये इथीन है, पहले हम क्या करेंगे, इथीन की ब्रोमिनेशन करेंगे, 2 ब्रोमीन ऐड करेंगे, फिर अल्कोहलिक की वजह से उसकी एलिमिनेशन कर देंगे, तो इथाइन बनेगा। फिर इथाइन की ऊपर वाली रिएक्शन सेम रिपीट कर देंगे, तो मेरे पास बेंजीन बन गया। अब मेरे पास एन हेक्सेन है, एन हेक्सेन को कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके अंदर लेते हैं एन हेक्सेन लेते हैं, उसकी रिएक्शन करा देते हैं CR2O3 एंड V2O5,
जैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ये हमने किया भी था। इसके अंदर हम क्रोमिक ऑक्साइड और या हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज़ करते हैं और इसकी साइक्लाइजेशन हो जाती है। साइक्लाइजेशन में पहले हमारे पास साइक्लोहेक्सेन बनता है, फिर उसकी हम एरोमेटाइजेशन करा देते हैं तो हमारे पास डायरेक्टली बेंजीन बन जाएगा। तो ये था, ये क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा। फिर मेरे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इफेक्ट डज ब्रांचिंग ऑफ एल्केन चेन्स ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मान लो ब्रांचिंग चेन का क्या इफेक्ट होता है बॉइलिंग पॉइंट पर। ठीक है, इसका आंसर भी क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स डिक्रीज विद ब्रांचिंग। दिस इज बिकॉज द इंक्रीज इन ब्रांचिंग surface area of alkanes approach that of sphere, since the sphere is a minimum surface area. Therefore, the van der Waals forces of attraction are minimum, hence the boiling point decrease with branching. ब्रांचिंग के साथ क्या होता है, जो सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। अगर सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है तो वन डर वाल फोर्सेस भी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी, जिसके कारण हमारे पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है। फिर मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा द cis and trans isomer of hex2ene, which isomer will have a higher boiling point and why। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक सिस बना लेता हूँ हेक्स2इन का, एक ट्रांस बना लेता हूँ। तो आपसे ऐसे सिस और ट्रांस आप बना सकते हैं। अब बोलते हैं सिस हेक्स2इन है हाइयर डाइपोल मोमेंट, देयरफॉर विल हैव अ स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हेंस हाइयर बॉइलिंग पॉइंट। इसलिए जो हमारे पास सिस है उसका बॉइलिंग पॉइंट किया जाता है, क्योंकि वो पोलर के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कर सकता है। फिर हमारे पास है, वाई बेंजीन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल थ्रू इट कंटेन 3 डबल बॉन्ड्स। द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, इसके अंदर लिखा गया है द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन ड्यू टू रेजोनेंस। किसकी वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस। इन बेंजीन ऑल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ट्रिपल 3 डबल बॉन्ड्स गेट डीलोकलाइज रिजल्टिंग स्टेबल मोलिक्यूल्स। तो क्या करते हैं, जो 3 पाई बॉन्ड होते हैं उनके जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो डीलोकलाइजेशन के अंदर रहते हैं बेंजीन रिंग में, जिसके कारण क्या है, वो ज़्यादा स्टेबल है। क्योंकि कोई भी कंपाउंड की जितनी ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है उसके अंदर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा होता है और वो स्टेबल कंपाउंड होता है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर सिस्टम टू बी एरोमेटिक। कोई भी सिस्टम को अगर हमने एरोमेटिक बताना है तो नेसेसरी कंडीशन क्या है। फर्स्ट है, मॉलिक्यूल शुड कंटेन अ साइक्लिक क्लाउड ऑफ डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन बिलो और अबव द प्लेन मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब जो कंपाउंड है उसके अंदर क्या हो, साइक्लिक होना चाहिए और डीलोकलाइज मतलब उसके अंदर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए। सेकंड क्या है, फॉर द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन द रिंग मस्ट बी प्लेनर अलाउ साइक्लिक ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल। तो रिंग हमें हमेशा क्या होनी चाहिए, प्लेनर होनी चाहिए, जिसके अंदर पी ऑर्बिटल क्या हो, ओवरलैपिंग में होनी चाहिए, साइक्लिक ओवरलैपिंग में। थर्ड है, इट शुड कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वेयर n इज इक्वल टू 1 to 0 1 to 3, दिस इज नॉन एज हक्कर रूल। मतलब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कंपाउंड के अंदर, या होने चाहिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन, या होने चाहिए 10 पाई, या होने चाहिए 14 पाई। इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं कोई भी कंपाउंड के अंदर तो हम बोल सकते हैं वो एरोमेटिक होगा, दैट मीन्स वो हक्कर रूल फॉलो करेगा। तो ये थे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी अच्छी तरह से कर लीजिएगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, एक्सप्लेन एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस। तो एल्काइन का एसिडिक नेचर एक्सप्लेन करना है। पहले बता देता हूँ एल्काइन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ये हमारे पास एल्काइन होता है, जैसे मान लो सिंपल मैं एसिटिलीन गैस की बात करता हूँ। अभी जो एल्काइन है इसके अंदर इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है। अब sp हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण ये तो एक लीनियर है। अब याद रखना, जो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है उसकी जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है En नेगेटिव, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। sp हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण जो हमारे पास जो इसके अंदर ये बॉन्ड होता है ना कार्बन और जो हाइड्रोजन का, ये लगभग क्या होता है, आयनिक आयनिक बोल सकते हैं, मतलब पोलर नेचर का होता है। क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है तो ये नेगेटिव चार्ज को ईजिली स्टेबल कर सकता है और ये यहाँ से H पॉजिटिव ईजिली डोनेट कर सकता है। अब जैसे ही हमारे पास ये H पॉजिटिव डोनेट करेगा, दैट मीन्स मान लो कोई भी एल्काइन H पॉजिटिव डोनेट करती है इधर से, तो अगर कोई भी कंपाउंड, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, वो कंपाउंड अगर H पॉजिटिव डोनेट करता है, कोई भी कंपाउंड अगर H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है, उसका मतलब होता है कि वो क्या है, एसिडिक इन नेचर है। अब कंपाउंड डोनेट कब करेगा H पॉजिटिव, यहाँ से बॉन्ड कब टूटेगा, जब जो बनने वाला कंपाउंड है ना ये वाला, ठीक है, जो एल्काइन का अनाइन बनता है, ये क्या हो, स्टेबल हो।
अभी जो एल्काइन का हैलाइड क्या है, स्टेबल है। अब स्टेबल होने का रीज़न क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब दैट मीन्स वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर इस sp हाइब्रिडाइजेशन पर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो उसको इजीली स्टेबल कर सकती है, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर सकती हैं। इसलिए हमारे पास जो एल्काइंस होती हैं वो इजीली हमारे पास H पॉजिटिव डोनेट कर देती हैं, क्योंकि जैसे ही वो H पॉजिटिव आयन डोनेट करती हैं तो उनका जो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स बनता है ना, जो भी कंपाउंड बनता है H पॉजिटिव डोनेट करने के बाद, वो क्या होता है, स्टेबल इन नेचर होता है। इसलिए वो एसिडिक की नेचर है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। अब जो एल्कीन्स है उनकी स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करना है। जैसे मान लो मेरे पास ये एल्कीन है, ठीक है, मान लो जैसे यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, ये CH3 है, इधर भी CH3 है, एक अनदर एल्कीन है, जैसे मान लो ये है। जो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स के अंदर क्या है, जैसे मान लो ये मेरे पास एल्कीन है, तो इस एल्कीन के अंदर मेरे पास जो ये एक मिथाइल है, 2-3 मिथाइल ग्रुप हैं, ठीक है। अब इस वाले एल्कीन के पास मेरे पास एक ही मतलब जैसे एल्काइल ग्रुप है। अब इसके पास कितने हैं, इसके पास ये 3 अल्फ़ा, ये भी 3 अल्फ़ा, 3 अल्फ़ा, टोटल 9 अल्फ़ा एच है, ठीक है। अब जितने ज़्यादा अल्फ़ा एच उतने ज़्यादा क्या होंगी, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगी। बट जो ये वाला कंपाउंड है इसके पास ओनली कितनी है, 2, तो इसके पास 2 अल्फ़ा एच है, तो इसकी जो क्या है 2 एल हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होंगी। दैट मीन्स जितनी ज़्यादा रेजोनेंस मतलब जो हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होती हैं एल्कीन, उतनी ज़्यादा क्या होती है, स्टेबल होती है। हम बोल सकते हैं जितनी ज़्यादा अल्काइलेटेड, अल्काइल मतलब जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप कोई भी एल्कीन के साथ अटैच होते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड वाले 2 कार्बन के साथ, वो एल्कीन उतनी ही ज़्यादा क्या होती है, स्टेबल होती है। तो ये आपने याद रखना है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा एच या हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ जैसे MCQ क्वेश्चन है। अब MCQ क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, तो पहले बता देता हूँ आपको। एक तो इंट्रोडक्शन, जैसे इंट्रोडक्शन के अंदर जैसे हमारे पास होता है फर्स्ट, जैसे हो गया हाइब्रिडाइजेशन, एक तो हाइब्रिडाइजेशन में से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। सेकंड बन सकते हैं हमारे पास जैसे कोई भी कंपाउंड पूछ सकते हैं वो एरोमेटिक है या नहीं, एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पूछ सकते हैं एग्जांपल दे के। फिर आपसे कोई भी जैसे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक शो करेगा कि नहीं करेगा, या कोई भी कंपाउंड एल्केन्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, ठीक है। और जैसे रिएक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, ठीक है, रिएक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। और मैं आपको कुछ फोटोज़ दिखा रहा हूँ कुछ MCQ क्वेश्चन की, वो सभी क्वेश्चन आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ इसके अंदर। तो जैसे ये कुछ MCQ क्वेश्चन है, ठीक है, ये MCQ क्वेश्चन ये आप कर लीजिएगा, पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इनको 1 बाय 1 करके आप ट्राई कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आता है मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। ये कुछ MCQ क्वेश्चन हो गए, ठीक है, फिर ये वाले MCQ क्वेश्चन हो गए मेरे पास। और फिर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो पेपर में आ जाते हैं। जैसे फर्स्ट है एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन, या हम बोल सकते हैं हेलोजिनेशन का हमारे पास क्लोरीनेशन हो सकता है। हेलोजिनेशन का क्या हो सकता है, क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन। अगर हम मीथेन का क्या करते हैं, हेलोजिनेशन करते हैं, तो वो इस रिएक्शन का आपने मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होता है कि जैसे मान लो मेरे पास ये मीथेन है, इसके अंदर मैंने क्या क्लोरीन का एडिशन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। सिंपल एडिशन करता हूँ तो CH3 Cl प्लस क्या निकल गया, HCl। इसी को हम बोलते हैं क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। बट अगर हम बात करते हैं, हम लाइट का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे बनती हैं क्या, फ्री रेडिकल। अब जहाँ पे फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है ना, वो रिएक्शन सिंगल स्टेप नहीं होती, वो मल्टीपल स्टेप होती है। तो इसके अंदर जो हमारे पास ये क्लोरोमीथेन बना है, ये हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन भी बन सकता है, ट्राइक्लोरो भी बन सकता है, और टेट्राक्लोरोमीथेन भी बन सकता है। अब ये बनता कैसे है उसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, फर्स्ट जो क्लोरीन होता है उसके ऊपर सनलाइट स्ट्राइक करती है और वो 2 Cl रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो Cl रेडिकल है वो जाएगा मीथेन मॉलिक्यूल के पास, ठीक है। अब एक रेडिकल दूसरे रेडिकल को क्या जनरेट करता है, तो ये क्लोरीन क्या कहेगा, इसका फ्री रेडिकल बना देगा, तो एक CH3 रेडिकल बना देगा, प्लस क्या निकल गया, HCl, ठीक है। अब जो ये CH3 रेडिकल है ये वापस जाएगा क्लोरीन के पास, इसका रेडिकल फ्यूजन कराएगा
और एक बन जाएगा CH3Cl प्लस क्या ना Cl डॉट। अब ये Cl डॉट वाला फिर एक हमारे पास क्या हाइड्रोजन लेके जाएगा, तो इधर क्या बनेगा CH2Cl, इसका फिर रेडिकल प्लस क्या निकल गया HCl। फिर ये फर्दर CCl के साथ रिएक्ट करेगा, फिर बना लेगा CH2Cl2 और प्लस क्या बना रेडिकल। फिर वो सेम कहानी दोबारा हो जाएगी, ठीक है। इधर बनेगा CHCl2 रेडिकल प्लस क्या बना HCl, ठीक है। अब ये आपस में ये फर्दर रिएक्ट करेगा किसके साथ, तो ये कंपाउंड बना है ये फर्दर रिएक्ट करेगा CCl के साथ, ठीक है। फिर क्या बनेगा CHCl3 प्लस Cl रेडिकल। फिर जो ये CHCl3 रेडिकल बना है, फिर ये Cl मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, यानी फ्री रेडिकल जो CH3 बना है, ये फिर से जो एक फ्री रेडिकल आएगा किसका, क्लोरीन का, वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा CCl3 फिर रेडिकल प्लस क्या बना HCl। फिर इसकी रिएक्शन हो जाती है किसके साथ, CCl रेडिकल के साथ, तो ये बनेगा CCl4 प्लस क्या बना Cl रेडिकल। तो इस तरह से ये सिंपल रिएक्शन हो जाती है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी को बोलते हैं क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, जिसके अंदर हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं। ये सिंगल स्टेप नहीं मल्टीपल स्टेप है, द्वारा बता देता हूँ आपको। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये सिंपल रिएक्शन है, पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल बनाए जो मेरे पास जो इलेक्ट्रोफाइल या बोल सकते हैं फ्री रेडिकल, जो फ्री रेडिकल बनाए ना मेरे पास, वो अनदर फ्री रेडिकल को जनरेट करेगा। अब जैसे मिथाइल फ्री रेडिकल बना है, वो क्लोरीन मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, फिर वो यहाँ से मिथाइल क्लोराइड बना लेगा, और मिथाइल क्लोराइड के साथ एक और फ्री रेडिकल बनेगा ये वाला, फिर इसके हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा, फिर मेरे पास क्या बना ये वाला फ्री रेडिकल। फिर सिंपल ये वाला फ्री रेडिकल फिर क्लोरीन के पास जाएगा, फिर उसका फ्री रेडिकल फ्यूजन करवाएगा, फिर ये वाला कंपाउंड बनेंगे। फिर ये सेम चेन रिएक्शन चलती रहती है, ठीक है। ये रिएक्शन कभी स्टॉप नहीं होती जब तक कि सारे के सारे रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, मतलब सारे के सारे फ्री रेडिकल क्या होने, ख़त्म ना हो जाए। जब तक फ्री रेडिकल ख़त्म नहीं होते ना, जब तक ये फ्री रेडिकल ख़त्म नहीं होती, रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्लोरीनेशन या हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन। बात करते हैं ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस हमारे पास क्या होता है, तो ओजोनोलाइसिस के अंदर हम बात करते हैं, ओजोनोलाइसिस दो तरह का होता है, एक होता है एल्कीन्स का, एक होता है एल्काइंस का। पहले हम बात करते हैं एल्कीन्स की। तो एल्कीन जैसे मान लो मेरे पास एल्कीन है, हम पहले क्या करते हैं ओजोनोलाइसिस में, हम ऑक्सीजन जो ओजोन है O3 उसका एडिशन करते हैं। अब O3 कोई जो हमारे पास ऑक्सीजन होता है, जो उसका एडिशन होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो फर्स्ट स्टेप में इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ये बन जाएगा ओजोनोइड, ठीक है। कुछ यहाँ से ये डबल बॉन्ड आपने ब्रेक कर देना है, और इस तरह से हाइड्रोजन को क्या है अटैच कर देना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ओजोनोइड। फिर इसकी हम करा देते हैं रिडक्टिव क्लीवेज इन द प्रेजेंस ऑफ Zn ओवर वाटर। तो Zn ओवर वाटर में हम इसकी रिडक्टिव क्लीवेज करा देते हैं, तो कुछ इस तरह से इसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है। और जो साइड में ग्रुप अटैच होते हैं, जो सर्कल मैंने बनाए हैं, इन सर्कल का मतलब है यहाँ पे कोई अनदर R या हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो एक इसके अंदर ये बनता है हमारे पास कार्बोनिल, ये सेकंड बनता है ये कार्बोनिल, ठीक है। दो इसे कंपाउंड बनने वाले हैं, तो इधर डबल बॉन्ड आ जाता है इन दोनों के बीच में, जैसे ही हम बॉन्ड तोड़ते हैं। अब एग्जांपल ली है मैंने, जैसे मैंने प्रोपीन लिया, उसकी मैंने ओजोनोलाइसिस करवाई, तो पहले ओजोनोइड बना कुछ इस तरह से। फिर ओजोनोइड की मैंने क्या करा दी, नेक्स्ट रिडक्टिव क्लीवेज करा देता हूँ। इस ओजोनोइड की मैं रिडक्टिव क्लीवेज कराता हूँ, तो एक तो मेरे पास बना क्या एसिटल्डिहाइड, और एक क्या बना फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो ये सिंपल कंपाउंड बन जाते हैं। फिर मैं अनदर एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने इधर CH3 इधर CH3 रखा, इधर CH2 रखा, फिर इसकी मैं ओजोनोलाइसिस कराता हूँ, तो फर्स्ट ओजोनाइड बनेगा, फिर उसकी रिडक्टिव क्लीवेज होगी, तो इसको बॉन्ड को तोड़ देना है, एक ऑक्सीजन इसको और एक ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड करा देना है, ठीक है। तो सिंपल मेरे पास ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। तो एक बना एसीटोन प्लस क्या बना फॉर्मेल्डिहाइड। फिर बात करता हूँ जैसे एल्काइंस है। अब मैं अगर एल्काइंस की करा देता हूँ रिडक्टिव क्लीवेज, तो मेरे पास जो ये एल्काइन है इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो पहले इसका ओजोनेट बनाएंगे दो बॉन्ड तोड़कर, तो दो बॉन्ड तोड़कर मैंने कुछ इस तरह से ओजोनेट बना दिया है, ठीक है। अभी जो ये ओजोनेट बना है, फिर उसकी करा देते हैं हम रिडक्टिव क्लीवेज। अब जैसे इसकी रिडक्टिव क्लीवेज कराते हैं, तो ये वाला बॉन्ड इधर प्रयोग हो गया, और ये इधर से एक ऑक्सीजन कौन लेके जाएगा ZnO। तो हमारे पास इधर डबल बॉन्ड आ जाता है इनके बीच में, तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, ये भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, और इसी को बोलते हैं हम क्या ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो ये आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल रिएक्शंस होती हैं।
तो नेक्स्ट रिएक्शन है मेरे पास, जैसे हम बोल सकते हैं सल्फोनेशन, ठीक है, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन की आप सल्फोनेशन भी कर सकते हैं, बस याद रखना सल्फोनेशन में SO3H ग्रुप आपने ऐड करना है। सेकंड हेलोजिनेशन भी हो सकती है। अब हेलोजिनेशन के अंदर आपने क्या करना है, कोई भी हेलोजन का एक्सपोजिटिव आयन अपने बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच करना है, ठीक है। ये मैंने आपको बता रखे हैं कैसे करनी है। और फिर नेक्स्ट है, जैसे क्वेश्चन हो सकता है आपके पास ऑक्सीडेशन के बेस्ड पर। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ, जैसे एल्कीन्स की बात कर सकते हैं हम, एल्काइंस की बात कर सकते हैं, ठीक है, या हम बात कर सकते हैं एल्केन्स की। तो इनकी ऑक्सीडेशन करनी है, वो हम डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट से करते हैं। जैसे एक तो होती है हम KMnO4 से करते हैं। अब KMnO4 दो, एक कोल्ड है, ठीक है, और एक क्या है, हॉट है। फिर हम अलग अलग रिएजेंट से यूज़ करते हैं। तो ये वाली रिएक्शन अभी थोड़ी बहुत रीड कर लीजिएगा, कई बार आ जाती है पेपर में, ठीक है। और फिर जैसे नेक्स्ट है मेरे पास, जैसे एक होती है इटार्ट रिएक्शन, ठीक है, मैंने आपको बताई थी बेंजीन की इटार्ट रिएक्शन होती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कोई भी बेंजीन का सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल ग्रुप लेते हैं, जैसे मान लो CH3 है, इसकी हम क्या करते हैं पार्शियल माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर इसकी क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं। जैसे Cr2O3 यूज़ करते हैं, या हम MnO2 यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर ये इन एसिडिक मीडियम, तो इसकी पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन के अंदर ये बनता है एल्डिहाइड, तो दैट मीन्स ये बनेगा बेंजल्डिहाइड। अगर इसी को मैं अगर बात करता हूँ, जैसे मेरे पास बेंजीन है, इसके ऊपर CH3 है, या CH2CH3 है, या हमारे पास ये वाला ग्रुप है, सी, इधर CH3, इधर एक H और इधर CH3 है, इस तरह का ग्रुप है। अगर इनकी रिएक्शन करा देता हूँ मैं KMnO4, ठीक है, हॉट KMnO4 से करवा देता हूँ, तो ये डायरेक्टली दोनों कंपाउंड हैं वो बेंजोइक एसिड में चेंज हो जाएंगे। किसके अंदर, बेंजोइक एसिड में। नो मैटर कि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप कितना बड़ा है, ठीक है, बट एक कंडीशन है, जो हमारे पास स्टार्टिंग वाला जो ये कार्बन है, इसके पास ओनली हमारे पास अल्फ़ा H होनी चाहिए। अगर इसके पास एक भी अल्फ़ा H है, तो जितने मर्जी कार्बन की चेन हो, वो सारी की सारी बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। किसके अंदर, बेंजोइक एसिड में। तो सिंपली वो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, कितनी मर्जी कार्बन की बड़ी हो। अगर ये इस कार्बन के साथ कोई भी अल्फ़ा H नहीं हुआ, दैट मीन, जैसे बात करता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल में, जैसे मान लो ये वाला मेरे पास क्या है, एक सब्स्टिट्यूट बेंजीन है। अब इस कार्बन के पास कोई भी अल्फ़ा H नहीं है, अल्फ़ा H नहीं है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी, ठीक है, तो ये रिएक्शन नहीं होती है। तो ये भी आपने याद रखना है। तो स्टूडेंट्स, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।